हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव प्रेजेंटली अभी सीनियर मैनेजर हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आज जॉब को करते हुए लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं। मैंने पिछला इंट्रो क्लास लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोगों का आगे टारगेट यही था कि जेपीएससी को कैसे करके हम लोगों को क्रैक करना है, और इसको क्रैक करने के लिए क्या है, हम लोग को बिल्कुल पॉइंट वाइज आगे बढ़ना होगा। तो आज हम लोग पॉइंट वाइज में आज सब्जेक्ट ले रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो हम लोगों को तीनों पे कमांड करना होगा, क्योंकि जेपीएससी में एंशिएंट से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, मेडाइवल से भी 5 आते हैं और मॉडर्न से भी 5 आते हैं। बिल्कुल इक्वल डिवाइडेड है, यानी किसी को भी लो वेटेज देके आप नहीं चल सकते। और जहां तक एग्जाम की बात है, झारखंड में कोरोना थोड़ा घट रहा है और उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में अपना एग्जाम हो जाएगा। तो उसी को फोकस करते हुए आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं हम लोग कि इतिहास का जो है, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके फादर यानी पिता हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और भारत में जो पुरानी चीजों, इतिहास, पुरातात्विक खुदाई, ये सब जो शुरू हुआ था, ये अंग्रेजों के काल में शुरू हुआ। उस समय 1857 के विद्रोह की बात है। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इसकी शुरुआत की और इन्होंने काफी खुदाई वगैरह की, जिससे हमें काफी कुछ पता चला। जो आज जो भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय शुरुआत किया गया और जितने भी चीजें, इंडस, पाषाण, सब कुछ धीरे धीरे हम लोगों को पता चल गया। तो ये सब खुदाई का ही नतीजा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये हमने इसलिए डाला है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो ये आपको है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बोलते हैं। ये इसे ही जानते हैं हम लोग मानव संग्रहालय के रूप में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऐतिहासिक काल है क्या, इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानते हैं आप लोग। बहुत लोग सिंधु सभ्यता को जानते हैं कि शायद वहीं शुरुआत होगा, लेकिन बिल्कुल लो से आप जाएंगे, जब बिल्कुल मनुष्य क्या थे, आदि मानव, भटकती जिंदगी, शिकार करना, रहने का कोई जगह नहीं, कृषि का पता नहीं, ये बिल्कुल पुराने टाइम में हम लोग जाते हैं। तो वो होता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम जाएंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि हिस्ट्री कहाँ शुरू हुई, किस तरह से स्टेज वाइज ये बढ़ा। तो हम लोग स्टेज वाइज करते हैं। तो ऐतिहासिक काल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 पार्ट कौन सा? एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में डिफरेंस अगर हम लोग देखने जाएंगे तो छोटा सा एक आपको पॉइंट बताऊंगा मैं कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या है हमारे पास। स्रोत क्या है? पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में क्या क्या आएगा, जैसे गुफा में, गुफा को काट के कुछ बनाया गया, फोटो बनाए गए, चित्रकारी की गई, या उन लोगों का कोई, हम लोगों को सिक्का मिला जिसको मुद्रा बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत, जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट है साहित्यिक स्रोत, जो आप लोग बुक्स जानते हैं, जैसे वेद है, भगवत गीता है, या जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं, जो साहित्य है, ये सब हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग इस पूरे एज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी इस समय के काल में आपको कोई साहित्य नहीं मिलेगा, कोई बुक नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नहीं कि राइटर किसी ने कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं थे, लिखना ही नहीं जानते थे, लिपि का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो ये आपका हो गया जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी लोग लिपि का आविष्कार कर चुके थे और वो जिस लिपि को लिखते थे, लेकिन संयोगवश आज तक कोई भी व्यक्ति इस समय के लिपि को पढ़ नहीं पाया है, डिकोड नहीं कर पाया है। तो कहने का प्रागैतिहासिक हम लोगों ने देखा कि लिखित साक्ष्य था ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है, लेकिन अभी तक हम लोग इसे
पढ़ नहीं पाए, यानी हम लोग उसको समझ नहीं पाए कि वो कौन सी लिपि थी, वो क्या लिखना चाहते थे, हम लोग नहीं समझ पाए। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिस समय लिखित साक्ष्य भी है और हम लोगों ने इसे पढ़ा भी है। तो बिल्कुल इजी आप समझ सकते हैं, हम लोग बीच के पॉइंट से पकड़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि है और ये पढ़ा नहीं जा सका है, इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु का इंडस सिविलाइजेशन का समय। इसको हम लोग ताम्रपाषाणी काल भी बोलते हैं। तांबा का आविष्कार इसमें हुआ था, इसको कांस्य युग भी बोलते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें के लोग लिपि लिखना जानते थे, लेकिन हम लोग इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। इसके पीछे जाएंगे, इसको बोलते हैं पाषाण काल, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन एज। ये एक ऐसा एज था जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिपि का आविष्कार नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा पाषाण काल हो गया। तो जिसमें लिखना पढ़ना यानी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर माइंड में बिठाइए, जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ वो हमारा पाषाण काल। जिस समय लिपि का आविष्कार हुआ लेकिन हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए अभी तक, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता का काल, ताम्रपाषाणी काल, कांस्य युग। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वैदिक काल। वैदिक काल में साहित्यिक स्रोत हमें मिलता है, लिपि का आविष्कार हो चुका था, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, ये सब लिपि उसी समय आविष्कार हो चुका है। ये क्या है? पठनीय है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवत गीता, ये सारे हम लोग पढ़ते हैं ना। इसके बाद क्या है कि वैदिक काल से लेके आज तक ये सब किस में आएंगे? ऐतिहासिक काल में। एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए, वैदिक एज से लेकर आज तक या आगे भी जो होगा ये सारा ऐतिहासिक काल में आएगा। बीच का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है। और उससे पहले का जो काल है पाषाण काल, जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका डिटेल लेने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पाषाण काल क्या था और कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसको देखते हैं। तो बिल्कुल ये चैप्टर काफी आसान हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ के बाद हम लोग एक फास्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो करेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपके माइंड में ये क्लियर बैठता जाएगा। बस आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। फर्स्ट हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ये तीनों इंपॉर्टेंट काल से हमारे पास है। इसका अगर आप लोग टेन्योर देखेंगे ये कब का समय था, तो 10,000 BC, 10,000 ईस्वी पूर्व, उससे पहले का काल, यानी इस समय से लेके इसके पहले का काल पूरा पाषाण काल है। और 10,000 से आगे जाएंगे, 10,000 से लेके 8,000 यानी 8,000 BC तक, ये हमारा मिडिल पाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण काल हो गया। और 8,000 से आगे बढ़ेंगे, 8,000 BC से लेकर आगे तक, ये हमारा कौन सा काल है? नव पाषाण काल है। अब इन तीनों काल को हम लोग डिवाइड करेंगे 2-3 पॉइंट से, क्योंकि मानव जीवन पहले अस्थिर था, लोग शिकार करते थे, भटकते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आविष्कार होता चला गया और लाइफ धीरे धीरे स्थिर हो गई। लेकिन वो स्टेप वाइज हुई, उसको हम लोग देखते हैं। पहले स्टेप में आते हैं अग्नि, आग। आग के आविष्कार को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग जानते हैं कि इसका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, कुछ लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल में हुआ, लेकिन बिल्कुल आप लोग माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। इस समय के लोग आग का आविष्कार जो हुआ था, ये इनको कैसे पता चला? 2-3 बहुत सारे पत्थर वगैरह जब गिर रहे थे तो उन दोनों पत्थर के टकराने से बीच से चिंगारी दिखी। तो इन लोगों को आइडिया हुआ कि पत्थर को पत्थर से टकराएंगे तो इससे आग निकलेगा। तो चूंकि इस समय के लोग, पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के लोग, ये लोग सबसे ज्यादा डरते थे 2 चीजों से। एक मौसम से, इनको पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है, धूप क्यों होता है, इनको समझ में आता नहीं था। और दूसरा था पशु, जंगली पशु, क्योंकि वो ये लोग उसको मार के खाते थे, वो इनको ही मार के खाया था।
तो इनका डर था। तो आग के आविष्कार का इन्होंने इस्तेमाल, गुफा के अंदर ये लोग जाते थे और बाहर आग जला देते थे, इसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तो आग का आविष्कार हम लोग कब मानेंगे? पुरापाषाण काल में। सेकेंड हम लोग आएंगे मध्यपाषाण काल में। इस समय पशुपालन, यानी लोगों ने पशु को पालना शुरू कर दिया। और सबसे पहले आपके पास हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस पशु को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया? तो हमारा आंसर होगा कुत्ता, यानी डॉग। बिल्कुल क्लियर कीजिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पुरापाषाण में अग्नि का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, फायर का आविष्कार हुआ, और मध्यपाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया, यानी इन्होंने जानवर को ही पालना शुरू कर दिया, दूध के लिए वगैरह किसी के लिए। लेकिन अभी तक इनकी जिंदगी मध्यपाषाण में ऐसा नहीं है कि पशुपालन इन्होंने शुरू किया तो जिंदगी स्थिर हो गई। इनकी जिंदगी स्थिर नहीं हुई, क्योंकि स्थिर कब होती है? जब हम लोग कृषि शुरू करते हैं। कृषि होता है, अपना खेत होता है, लोग उसमें उपजाते हैं, तो एक जगह स्थिर होकर रुकते हैं। लेकिन जब तक कृषि नहीं है, मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं। तो कृषि का आविष्कार आपको जाके होता है नवपाषाण काल में। तो ये हमारे, हमको 3 चीज याद रखना है: अग्नि का आविष्कार, पुरापाषाण, पशुपालन, मध्यपाषाण, कृषि, नवपाषाण। बिल्कुल क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम में हर बार ये पूछता है अग्नि का आविष्कार कब हुआ? तो पुरापाषाण काल में। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। एकदम क्लियर। नेक्स्ट आइए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को पाषाण तो समझ रहे हैं, पत्थर जिसको स्टोन बोलते हैं। स्टोन वाइज भी ये डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होगा? पुरापाषाण काल में जो हथियार थे ये काफी बड़े थे, अटपटे थे, ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह कुछ फिक्स नहीं था, इनको आता नहीं था उतने ढंग से बनाना। तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उस समय का जो उपकरण मिलता है, पत्थर मिलता है, वैसा ही मिलता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते थे लोग? जानवरों को मारने के लिए या कुछ काटने वगैरह के लिए, मैक्सिमम शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो इस समय के पत्थर उतने तीक्ष्ण नहीं थे, भोथर जो बोलते हैं हम लोग, वैसे थे। मध्यपाषाण काल में आके ये चेंज हुआ, यानी पुरापाषाण में बड़े बड़े पत्थर थे और कुछ नुकीले ढंग के, उतने ढंग के नहीं थे। लेकिन मध्यपाषाण काल में ये सारे बड़े बड़े पत्थर जो हथियार थे ये काफी नुकीला ये लोग बनाने लगे, तीक्ष्ण बनाने लगे, और आकार में ये छोटा होता गया, जिससे कि शिकार करने में इन्हें आसानी होती थी। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो यही पत्थर, ये पत्थर की इन्होंने कुल्हाड़ी बनानी शुरू कर दी, जो आज कुल्हाड़ी हम लोग जानते हैं। तो कहने का नवपाषाण काल थोड़ा डेवलप काल हो गया। इस समय लोग कृषि भी जान गए और कुल्हाड़ी यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल भी समझ गए कि कैसे हम लोग पत्थरों को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खेती करनी थी। खेती करने के लिए इस समय ये आविष्कार हो चुका था, जिसकी वजह से खेती करना इनके लिए आसान हुआ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, सबसे बड़ी बात, नवपाषाण काल में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ मिले, पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ मिले, ठीक है, अग्नि का साक्ष्य हमें कहाँ मिला। इस तरह से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। पाषाण काल से इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको पूछेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो बिल्कुल क्लियर कीजिए, कृषि, पहिया, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जो बोलते हैं, हर बार आपको हैंड एक्स लिखा हुआ मिलेगा। ये सब का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के प्लेस कहाँ मिले? मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अभी है। गुफाकराल ये आपको कश्मीर में है, अपने भारत में। चिरांद आपको सारण के पास है, बिहार में। तो इस तरह से प्लेस क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, उसमें एक मेहरगढ़ रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन कुछ और रहेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मेहरगढ़ होगा, ऐसा करके करना पड़ता है। ये नवपाषाण काल। तो इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल आएंगे। हमको पॉइंट क्या करना है? पाषाण काल में हमको अब सिर्फ ये 4 पॉइंट पे टारगेट करना है। पहला, पशुपालन के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले, कृषि के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले, मानव कंकाल, इससे क्वेश्चन बार बार बनेगा। युगल समाधान कहाँ मिले, ट्रिपल समाधान कहाँ मिले, 41 समाधान कहाँ मिले, इस तरह क्वेश्चन आता है। और चौथा हमारा है संस्कृति। 3-4 संस्कृति उस समय थी, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आगे हम लोग ये 4 पॉइंट को टारगेट करेंगे, तो हमारा ये पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने 4 पॉइंट जो निकाला था वो 4 पॉइंट ही हम लोग मेन पढ़ लेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही से आ जाते हैं।
वो 4 पॉइंट यहाँ पे सामने बोर्ड पे है। पहला अपना पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा मानव कंकाल से संबंधित क्वेश्चंस और संस्कृति। इन चारों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हम लोग आते हैं पशुपालन, जो मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी, जो कुत्ते को उन्होंने पहला पालतू बनाया था। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका पहला साक्ष्य मिला है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, बागोर जो राजस्थान में है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, उसमें बागोर ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन कहीं बाहर से होंगे, तो वो आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पशुपालन। इसमें जनरली यही 2 क्वेश्चन आता है। अब आइए कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में क्या है, कृषि को लेकर के थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य मिले थे ये कोल्डीवा से मिले थे, जो 6500 ईसा पूर्व के थे। ठीक है, तो चावल से पहले गेहूं, इसका साक्ष्य मिल गया 7000 बीसी में। तो अभी तक यही माना जाता था कि सबसे प्रथम जो साक्ष्य है वो गेहूं का है, जो मेहरगढ़ आपको 7000 बीसी का यानी 7000 ईसा पूर्व का पहले का मिला था, इसको मानते थे। लेकिन लेटेस्ट में अभी आपको चावल के साक्ष्य लुहरादेव, जो कि आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है ये 9000 से लेके 8000 ईसा पूर्व के बीच का चावल का साक्ष्य मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि सबसे पुराना जो हमारे पास फसल का जो साक्ष्य है वो चावल का है, और वो कौन सा है, लुहरादेव है। कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें लुहरादेव नहीं होगा, कोल्डीवा नहीं होगा, उसमें हो सकता है कि मेहरगढ़ हो। 3 क्वेश्चन थे, इसमें चौथा मेहरगढ़ हो, तो वहां पे आपको मेहरगढ़ को टिक करना होगा। लेकिन अगर मेहरगढ़ और लुहरादेव आपको एक साथ मिल जाए तो आपको लुहरादेव को टिक करना है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट में लुहरादेव ही है। तो कृषि के साक्ष्य हमें 3 जगह याद रखना है, एक तो मेहरगढ़, लुहरादेव और कोल्डीवा। बाकी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया ही था, आपको गुफाकराल कश्मीर में भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो कृषि के साक्ष्य हमारे ये 3 पॉइंट आपको मेमोराइज करके रखना है। अब आइए मानव कंकाल। मानव कंकाल जो है ये मध्य पाषाण काल का मानव कंकाल मिला है। सबसे पुराना साक्ष्य अभी तक हमारे पास वही अवेलेबल है। पहले नव पाषाण काल के ही मिले थे, लेकिन अभी मध्य पाषाण काल के भी हमारे पास मानव साक्ष्य मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव कंकाल का सबसे प्रथम साक्ष्य कौन सा है, तो मध्य पाषाण। और कौन सा जगह हमारे पास है, हथनौरा। हथनौरा आपको होशंगाबाद में है, जो यूपी में है। ये सबसे प्रथम साक्ष्य। एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि मानव कंकाल का सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो आंसर हमारा होगा हथनौरा, होशंगाबाद। नेक्स्ट आइए, मानव कंकाल हमको लंगनाज से मिला है। लंगनाज आपको गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस जगह पर 14 कंकाल एक साथ मिला था। इसके बाद दमदमा। दमदमा तो बिल्कुल आप लोग इसको मेमोराइज ही कर लीजिए। इसका कारण ये है कि दमदमा से अभी तक टोटल अप्रॉक्स 48 मानव कंकाल मिल चुके हैं, जो साक्ष्य के हिसाब से 41 मानव कंकाल यहाँ पे है, जिसमें 5 युग्म है और 3 युग्म है। यानी एक ही जमीन के नीचे 5 कंकाल एक साथ मिले हैं, फिर एक जगह पे 3 कंकाल एक साथ मिले हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि क्वेश्चन क्या आपको आएगा एग्जाम में कि वैसा कौन सा स्थल है जहां से 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए। हमारा आंसर क्या होगा, दमदमा। दमदमा वर्ड से भी लगता है दम घुट गया, लोग मर गए, वैसा लगता है। तो ये माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक कीजिए कि 3 समाधान और 5 समाधान एक साथ मिले हैं दमदमा में। अभी तक 41 हमारे किताबों में मिलता है, लेकिन अभी तक 48 टोटल मिल चुके हैं। सराय नहर और दमदमा ये दोनों प्रतापगढ़ में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सराय नहर से भी 4 कंकाल मिल चुके हैं। तो आपको 3-4 ये जो पॉइंट है आपको रखना पड़ेगा। एक तो लंगनाज गुजरात में है, दमदमा और सराय नहर ये दोनों प्रतापगढ़ यूपी में है, और सर्वप्रथम कहाँ मिला है, हथनौरा, होशंगाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये मानव कंकाल के मामले में आपको ये 4-5 याद रखने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। हम लोग याद रखेंगे तो ये अपना स्ट्राइक कर जाएगा। 4th हम आते हैं संस्कृति। संस्कृति तो बहुत सारी थी, लेकिन उस समय के आपको पाषाण काल के समय में ये संस्कृति हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, कायथा, मालवा, एरन, नवदा टोली। माइंड में ये स्ट्राइक कीजिए, ये चारों पॉइंट कायथा, मालवा, एरन, नवदा टोली, ये चारों आप मेमोराइज कीजिए। ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में।
एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जाम में कि नवदा टोली कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। तो ये चारों आप याद रखेंगे, कायथा, मालवा, एरन, नवदा टोली, ये चारों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट में कायथा में थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसमें 40 छोटी छोटी बस्तियां मिली है। खुदाई के दौरान हमें कायथा संस्कृति की 40 छोटी छोटी बस्तियां मिली है। मालवा में क्या था, ये थोड़ा मृदभांड के लिए प्रचलित था। मृदभांड जो बोलते हैं वो जो घड़े वड़े बनाते हैं वो सब मिट्टी के जो बनते हैं उसको मृदभांड बोलते हैं। तो यहाँ में ये 4 याद रखना है, कायथा, मालवा, एरन और नवदा टोली मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जौरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये 3 जगह ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसमें एक और नाम आता है इनाम गांव, वो भी महाराष्ट्र में। ये 4 इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है। ऐसे ये तीनों जगह जौरवे संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। जौरवे किधर हो गया आपको, ये पुणे के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है ये जौरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो जौरवे, नेवासा, दैमाबाद। दैमाबाद बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये 3 हमें याद रखना है। जौरवे संस्कृति के अभी तक टोटल 200 स्थल मिल चुके हैं। ये काफ़ी बड़ी संस्कृति थी महाराष्ट्र में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें क्या था, जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं, किसी की डेथ होती है, हम लोग शमशान घाट या कहीं भी जाके उसको जलाते हैं, दफनाते हैं। उस समय दफनाने की प्रक्रिया थी, जलाने के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। दफनाने में क्या था, जौरवे संस्कृति के लोग क्या करते थे, जिस घर में रहते थे उसी घर में जमीन को खोदकर उसके नीचे एक बड़ा सा घड़ा मृदभांड बनाते थे। उसमें बॉडी को, जिसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी को उत्तर से दक्षिण, हमेशा ये क्वेश्चन आएगा, दिमाग में रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बॉडी को लिटाते थे और जमीन में दफनाते थे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जौरवे संस्कृति के लोग मृतकों को किस तरह से दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान करना है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जौरवे संस्कृति के लोग अपने ही घर के नीचे, फर्श के नीचे अपने घर के लोगों के मृत व्यक्तियों को दफनाते थे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए एक बार रिवाइज करते हैं बिल्कुल फास्ट में। पशुपालन ध्यान रखना है, पशुपालन कहाँ कहाँ है, आदमगढ़ एमपी में साक्ष्य मिला है, बागोर राजस्थान में साक्ष्य मिला है, और पशुपालन कब शुरू हुआ है, मध्य पाषाण काल। कृषि के साक्ष्य गेहूं और चावल मुख्य है। पहले हम लोग गेहूं को जानते थे मेहरगढ़ के बारे में, इससे 7000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना साक्ष्य यही था। लेकिन इससे पुराना साक्ष्य चावल का मिल चुका है, जो कि लुहरादेव में है, यूपी में, 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व का काल का है। इससे पहले कोल्डिवा में भी मिला था 6500 ईस्वी पूर्व का। तो हमको याद क्या रखना है, मेहरगढ़, लुहरादेव और कोल्डिवा। मेहरगढ़ कहाँ है पता है आपको, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। इंडिया में आपको उत्तर प्रदेश में लुहरादेव और कोल्डिवा है। तो कृषि के साक्ष्य हमको ये 3 याद रखना है। मानव कंकाल में सर्वप्रथम कहाँ मिला, मध्य पाषाण काल का मानव कंकाल मिला है। कहाँ मिला, हथनौरा, होशंगाबाद में। ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद लंगनाज, लंगनाज आपको गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, लंगनाज गुजरात में है। इसमें 14 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए। दमदमा, इसमें 41 कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें युग में मतलब एक ही जमीन के नीचे 5 बॉडी एक साथ मिला, 5 कंकाल एक साथ मिला, और दूसरी जगह 3 कंकाल एक साथ मिला। तो दमदमा क्या है, 5 युग और 3 युग का ये आपको मिला है। सरायनहर, यहाँ पर 4 कंकाल प्राप्त हुए हैं। दिमाग में ये मेमोराइज रखिए, दमदमा, सरायनहर दोनों एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं, प्रतापगढ़, यूपी। नेक्स्ट आइए संस्कृति, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 40 छोटी छोटी बस्तियां मिली हैं। मालवा मृदभांड के लिए पॉपुलर है, एरन, नवदा टोली, नवदा टोली से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये चारों जगह याद रखना है आपको एमपी में। जौरवे संस्कृति में आएंगे महाराष्ट्र में, जौरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये तीनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसमें सबसे बड़ा स्थल यानी सबसे बिग स्थल कहाँ पे है, दैमाबाद में। अभी तक टोटल 200 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहां से आएगा जो आपको याद रखना है। चलिए सर, हम लोग अब फिनिशिंग स्टेज में आते हैं पाषाण काल के। इसमें ये 3-4 पॉइंट है। भीमबेटका, भीमबेटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय में लोग शैल चित्र, पहाड़ों को काट के चित्र वगैरह बनाते थे,
अभी तक टोटल पाषाण काल से 700 शैल चित्र मिल चुका है, जिसमें से कहा जाए तो 500 से ज़्यादा तो भीमबेटका का ही है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है। भीमबेटका कहाँ पे है, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा आपको, उसमें ऑप्शन रहेगा अब्दुल्लागंज रायसेन, ये आपको मध्य प्रदेश में है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विश्व विरासत, ये जो भीमबेटका है ये विश्व विरासत की सूची में आ चुका है। तो भीमबेटका बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार हर बार और हर तरह के एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि जेपीएससी करने जाए तो जेपीएससी में ही आएगा, भीमबेटका से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ज़्यादा पॉइंट भी इसमें नहीं है, सिंपल दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। भीमबेटका कहाँ पे है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसमें टोटल 500 से ऊपर शैल चित्र मिल चुके हैं। पाषाण काल में ऐसे टोटल 700 मिले हैं, भीमबेटका से इतने मिल चुके हैं, इसलिए भीमबेटका इसलिए पॉपुलर है। नेक्स्ट आइए कायथा, जो हम लोग यहाँ कायथा संस्कृति देखे थे, इसमें 40 छोटी छोटी बस्तियां मिली थी, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि तांबे के 28 कंगन मिले। तांबा, क्योंकि तांबा का उन्होंने आविष्कार कर लिया था उस समय, खोज कर लिया, आविष्कार मत बोलिए, खोज बोलेंगे। तो यहाँ पर तांबे के कंगन मिले 28, यानी इससे प्रूफ हो गया कि वो कंगन वगैरह पहनते थे, आभूषण वगैरह पहनते थे। और 2 कुल्हाड़ी मिले हैं, और ये दोनों कुल्हाड़ी थोड़ा विचित्र तरह के हैं, अजीब तरह के, अलग तरह के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तांबे के 28 कंगन और 2 कुल्हाड़ी कायथा संस्कृति से प्राप्त हुए। तो कायथा से हमारे दिमाग में बस इतना ही बिठाना है, 3 पॉइंट बिठाइए। 40 छोटी छोटी बस्तियां मिली हैं, तांबे के 28 कंगन मिले हैं, और 2 कुल्हाड़ी मिली है, हैंड एक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं मातृ देवी की प्रतिमा। ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन क्या आता है, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है। आपको ध्यान रखना है, इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इनाम गांव से स्पेशली यही क्वेश्चन बनता है हर बार कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है, तो दिमाग में बिठाइए महाराष्ट्र, इनाम गांव से मिली है। ओके, नेक्स्ट आइए मालवा। ये जो मालवा संस्कृति है, मालवा संस्कृति मृदभांड के लिए पॉपुलर था। तो यहाँ पर लोग देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से चरखा, गांधी जी का चरखा सुना है ना आप लोगों ने, यानी इससे प्रूफ होता है कि चरखा होने का अर्थ हो गया कि वो वस्त्र को बुनने की कला सीख चुके थे। इससे ये साबित होता है। तो मालवा से ही, यानी मालवा संस्कृति से ही हमें चरखा और तकली ये दोनों प्राप्त हुए। इसीलिए मालवा हमको याद रखना है, मालवा मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें मृदभांड की जानकारी मिलती है, चरखा मिला है और तकली मिली है। नेक्स्ट आएंगे बृहत पाषाण या महापाषाण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब भी लगता है। जैसे आपने सुना है कि जोरवे संस्कृति में लोग मृतकों को अपने ही घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। यहाँ क्या होता था, यानी बृहत पाषाण महापाषाण किसको कहते थे, जैसे जोरवे को छोड़ते जोरवे तो अपने घर में ही करते थे, बाकी लोग जो बाहर दफनाते थे, जहाँ भी दफनाते थे, वो दफनाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर उस दफनाने की जगह के ऊपर रख देते थे, उसी को बोलते थे महापाषाण, बृहत पाषाण। तो ये हमको ध्यान रखना है, यानी मृतकों को दफनाते थे और उस पर पाषाण जो रखते थे वही कहलाता था बृहत पाषाण, महापाषाण। ठीक है ना। तो पाषाण काल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास, जो भी मुझे लगा जो बार बार एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है, हम लोगों ने लगभग सारा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके रिवीजन के लिए एक फास्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये दोनों करने के बाद पाषाण काल आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आप लोग इसको पूरी तरह से दिमाग में बैठाने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। 1-2 बार जब पूरे वीडियो को आप इस तरह से देखेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये सेट होता जाएगा। और मैं आपके साथ ये चैनल पे हूँ, ठीक है। ये चैनल सक्सेस पॉइंट हमारे बड़े भाई का है, ब्रजकिशोर पांडे सर के नाम से ही जानते हैं उनको लोग रांची में। आज मैं उनका छोटा भाई हूँ और प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड इन महाराष्ट्र। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपके साथ एक से एक और बेहतर से बेहतर आपके सामने पढ़ाई के क्षेत्र लाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए हम लोगों ने पाषाण काल को अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव कहिए इसको, प्रश्न क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट में करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। मैंने आपको बताया था सबसे पुराना इतिहास कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल, जो कि पाषाण युग हम बोलते हैं।
मानव जाति के विकास के लिए जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था पाषाण काल जो था उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल बोलिए, पाषाण काल बोलिए, इनमें लिखित साक्ष्य नहीं है। तीसरे नंबर में आएंगे, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे। मैंने आपको बताया था उस समय कृषि थी नहीं, कृषि आपको जाके नवपाषाण काल में आया है। पशुपालन भी आपको जाके मध्य पाषाण काल में है। पूर्व पाषाण काल में पशुपालन भी नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ शिकार करते थे लोग और भटकते थे इधर उधर। तो जहाँ भी पहाड़ वगैरह मिलती थी उसकी गुफा वगैरह कंदराव वगैरह में छुप के लोग रहते थे। नेक्स्ट आइए 4 नंबर, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। इस समय इनकी जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार। मैंने वही बताया, भटकता जीवन था इन लोगों का, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे। ये बने होते थे, हम लोग बताया आपको, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, कोई नुकीला ढंग का होता नहीं था, जैसा लंबा चौड़ा कुछ भी बनाते थे लोग। हड्डी के होते थे, जो जानवरों को मारते थे उसकी हड्डी का बनाते थे, लकड़ियों का भी बनाते थे। मध्य पाषाण युग के मानव के यानी मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था। मैंने आपको बताया मध्य पाषाण में पशुपालन शुरू हो चुका था। सबसे पहले कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया था। तो पशुपालन और शिकार, बस यही 2 था उनकी जीविका का मुख्य साधन। 7 नंबर में आइए 7 नंबर, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। मैंने आपको बताया था पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ और नव पाषाण काल में कृषि, पहिए का आविष्कार, कुल्हाड़ी का आविष्कार, हथियार, अच्छे अच्छे हथियार का आविष्कार, ये सब शुरू हो गया था। तो पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। 8 नंबर में आइए, नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया। मैंने बताया था आपको, कुत्ते को पालतू बनाया था। वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह से अपना लिया था। नव पाषाण काल में लगभग सभी चीज आ चुके थे। सबसे डेवलप अगर पाषाण में था तो नव पाषाण काल था। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी। जब तक कृषि नहीं होता है, बिना कृषि के कोई अस्थायी निवास हो ही नहीं सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। तो अस्थायी निवास नव पाषाण युग में शुरू हो गया। नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था। इसकी कुल्हाड़ी बिल्कुल दिमाग में बिठाइए, कुल्हाड़ी मेन इसका हथियार था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया। नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे। उस समय जलाने का ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है, दफनाने का ही प्रूफ मिला है। तो शव को दफनाने का ही मान के चलेंगे हम लोग। 14 नंबर में आएंगे, नव पाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था। उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है, तो उसको खाने की ज़रूरत होगी, बर्तन की ज़रूरत होगी, हथियार की ज़रूरत होगी। तो ये लोग क्या करते थे, हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें भी साथ में बॉडी के साथ दफनाते थे। 15 नंबर में आइए, नव पाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उनको क्या कहते थे। मैंने आपको बताया था, लोग क्या करते थे, ज़मीन में दफनाते थे। दफनाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर रखते थे जिसको महापाषाण या बृहद पाषाण बोलते हैं। ऐसा लोग ये भी इसलिए भी करते थे कि ताकि कोई जानवर वगैरह उस बॉडी को बाहर ना निकाल सके, यह भी सोचकर ये लोग डालते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। 16 नंबर आइए, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था। मिट्टी के बर्तन का सर्वप्रथम प्रयोग आपको नव पाषाण युग में दिखाई देता है, क्योंकि जीवन उसमें से स्थिर हो गया था। वो लोग फसल अनाज वगैरह उगाते थे, तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो मिट्टी के बर्तन उसमें स्टोर करने के लिए सबसे बेटर था। 17 नंबर में आएंगे, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी। तो वस्त्र बुनने की कला यानी जो भी है, आपको मैंने बताया था कि हमको चरखा की प्राप्ति हुई थी। ये सब चीज़ वस्त्र बुनने की कला का प्रमाण था। तो ये सब कहाँ, सब नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल से पहले कुछ नहीं है। नव पाषाण काल से पहले बस एक ही चीज़ है, पशुपालन आपको मध्य पाषाण में, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण बोलिए, पूर्व पाषाण बोलिए। तो नव पाषाण काल में ये सब चीज़ शुरू हो गया था। 18 नंबर आएंगे, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा, मैंने बताया आपको, पूर्व पाषाण में आग जलाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर। आदि मानव प्रायः किन 2 चीज़ों से डरता था। मैंने आपको बताया था, मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश। इनको समझ में नहीं आता था क्यों बारिश हो रही है, क्यों हो रहा है, कोई हमें मार देगा, कुछ भी लगता था इनको। तो ये मौसम से डरते थे, और जंगली जानवर से तो डर था ही इनको, क्योंकि ये उनको मारते थे, वो इनको मार देते थे। नेक्स्ट आइए, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी। ये हम लोग बोलते हैं पहिए का आविष्कार। ठीक है, चलिए हम लोगों ने फर्स्ट में अभी क्वेश्चन आंसर किया 20। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम लोग उसमें जाते हैं। बस इसको दिमाग में बिठाते चलिए, और 1-2 बार, कम से कम 2 बार भी आपने वीडियो ढंग से देख लिया
तो ये सारी चीज़ें पाषाण काल से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टोन एज को देख लिया है अच्छे से। तो क्या है, ऑब्जेक्टिव करने से सारी चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती हैं, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक ऑप्शन हमारे हो गए पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग या लोहा युग जो बोले आप। इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं आजमगढ़, आदमगढ़ बोलते थे पहले इसको, आजमगढ़ आदमगढ़ ही पढ़ेंगे इसको, संगनकुल्लू, कोलडीवा, ब्रह्मगिरी। हमारे आंसर है संगनकुल्लू। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शंस हमारे हैं संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको झारखंड पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। तो इसके आंसर्स होंगे संस्कृति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति विभाग से संलग्न है। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ऑप्शन है चिरांद, मोरखाना पहाड़, घघरिया, लेक हिया। इसका आंसर होगा लेक हिया। नेक्स्ट, भीमबेटका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो भीमबेटका को तो हम लोगों को रट ही जाना है, इसका डिटेल हमने बताया भी आपको, तो उसके अनुसार आप ऑप्शन कर सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शंस हमारे भोपाल, पंचमढ़ी, अब्दुल्लागंज रायसेन, सिंगरौली। आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर है अब्दुल्लागंज रायसेन। इसमें 500 शैल चित्र मिला था भीमबेटका में, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये भीमबेटका को बिल्कुल माइंड में बिठा लें आप लोग। नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शंस हमारे हैं बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मास्की। हमारा आंसर होगा बुर्ज होम। ये बुर्ज होम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गर्त आवास मिला, और भी बहुत कुछ मिला है जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 7, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ये भी महाराष्ट्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो महाराष्ट्र के लोग थे, इनको हम लोग बोलते हैं जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति के लोग थे ये लोग, जो कि मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, एक कलश में रखकर ज़मीन के नीचे। घर के फर्श के, जिस घर में वो रहते थे उसी घर के नीचे वो मृतकों को फर्श के नीचे दबाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए का साक्ष्य मिला है? यानी साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऑप्शन हमारे होंगे बुर्ज होम, मांडा, चिरांद, ब्रह्मगिरी। मैंने आपको बताया बुर्ज होम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गर्त आवास भी मिला था और कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के भी साक्ष्य मिले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यानी चित्रकला का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, एलोरा, अमरावती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, भीमबेटका को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक ऐसा जगह है जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है और यहीं से 500 चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, शैल चित्रकला। नेक्स्ट, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन हमारे हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने स्टोन एज को पढ़ा और साथ में हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे महसूस हुआ था मैंने आपको लगाया, और ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। स्टोन एज से जनरली इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, फिर भी मैंने VVI क्वेश्चंस को इसमें अटैच किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, थैंक्स।